नमस्कार दोस्तों, मैं मंजून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कारक के बारे में। ये हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कारक। इसके बारे में मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, सारे डिटेल दूंगा, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस वीडियो में आपको कारक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। कारक क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं और उसके क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। कारक। कारक ऐसे शब्दों को कहते हैं जो क्रिया के करने से होते हैं। ठीक है, कारक ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया को करने में सहयोग प्रदान करते हैं। ठीक है, वैसे शब्द को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे वाक्य ले लेते हैं एक, जैसे राम को वनवास जाना था। ठीक है, राम को वनवास जाना था, तो यहाँ पे ये वाक्य है। ठीक है, इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि राम एक कर्ता है और जाना एक क्रिया है। ठीक है, राम एक कर्ता है और जाना एक क्रिया है, लेकिन क्रिया एवं कर्ता को मिलाने वाला शब्द जो कौन सा है? को है। इस वाक्य में को जो है ना, वो कारक के भूमिका में है। इसी वाक्य को क्या कहते हैं? वर्ड को क्या कहते हैं? शब्द को क्या कहते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कर्ता को क्रिया से मिलाने वाले शब्द को कारक बोलते हैं। ठीक है, कर्ता को क्रिया से मिलाने वाले शब्द को क्या कह सकते हैं? कारक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कारक के और उदाहरण है, मैं आपको बताता हूं, नीचे दिया हुआ है। जैसे राम ने सीता का अपहरण कर लिया था, प्रतीक ने पत्र लिखा, सुनीता ने खाना खा लिया, सुरेश को घूमने जाना है, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी, आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे, सुरेश कार से जा रहा था, रीना के द्वारा मुझे यह बात पता चली। तो यहाँ पे क्या? राम ने सीता का अपहरण कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा प्रतीक ने पत्र लिखा। प्रतीक कौन है? कर्ता है। लिखना एक कारक है। ने दोनों को जोड़ दिया, प्रतीक ने पत्र लिखा, तो ये हो गया कारक। दूसरे शब्द में सुनीता ने खाना खा लिया। सुनीता एक कर्ता है, खाना खाना एक क्रिया है, दोनों को जोड़ दिया ने, तो इसको क्या कहते हैं? कारक। ठीक है, सुरेश को घूमने जाना है, सुरेश एक कर्ता है, घूमने जाना एक क्रिया है, उसको के थ्रू ये दोनों जुड़ा हुआ है। तो सुरेश को घूमने जाना है, तो घूमने जाना क्रिया है और सुरेश करता है, दोनों को जोड़ करने वाला शब्द कारक है। को ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, तो ट्रेन एक करता है, रफ्तार पकड़ना तेज भागना एक क्रिया है, दोनों को ज्वाइंट किसने किया? ने, तो ने हो गया कारक। ठीक है, आधी रात को कुत्ते भौंक रहे थे। कब भौंक रहे थे? आधी रात को, तो आधी रात एक कर्ता हो गया। कुत्ते भौंक रहे थे, भौंकना एक क्रिया है। कौन भौंक रहे थे? कुत्ते, वो भी करता है, तो दोनों ज्वाइंट किससे हुए? को से। ठीक है, सुरेश कार से जा रहा था, सुरेश और कार एक करता है, जाना एक क्रिया है, दोनों ज्वाइंट किया से, तो सुरेश और ये से हो गया कारक। ठीक है, अब कारक के भेद जानते हैं। कारक आप समझ गए? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, अब कर्ता कारक क्या होता है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। कर्ता कारक के बारे में, कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द, एक वाक्य होता है, ठीक है, सेंटेंस, बड़ी सी जो वाक्य होता है उसको वाक्य, जो कॉम्बिनेशन ऑफ शब्द से बनता है, जो शब्द के जुड़ाव से जो एक बड़ी से शब्द बनता है उसको वाक्य बोलते हैं। वाक्य में जो शब्द कार्य करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, वाक्य में एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें जो कार्य होता है उसे कार्य को कर्ता कारक
कहते हैं। इस प्रकार के कर्ता कारक के द्वारा किए गए कार्य को दर्शाते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग सदैव भूतकाल में होता है। ठीक है, एक वाक्य में जो शब्द होता है ना, कार्य करने वाला शब्द को कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक को हर समय भूतकाल में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे ने जो शब्द होता है ये कर्ता कारक के विभूति है। कर्ता और कारक के बीच में ने शब्द से दोनों एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो ने जो वर्ड होता है, ने जो शब्द होता है वो कर्ता कारक के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक उदाहरण का मैं बताता हूं आपको, राम ने खाना खा लिया, तो खाना खाना एक कार्य है। ठीक है, राम कर्ता ने एक कार्य किया, तो दोनों शब्द जो हैं जुड़े हुए हैं किससे, ने से। तो राम ने खाना खाया, खाना खा लिया, तो खाना खाना एक कार्य है और राम ने खाया, इसलिए राम ने, तो ने जो शब्द है ये कर्ता कारक है। धीरज ने अपना काम कर लिया, तो धीरज कौन सा है, कर्ता है। कार्य है, करना जो क्रिया कौन सा है, काम कर लिया, करना एक क्रिया है। कौन सा काम, अपना काम कर लिया, तो वो ज्वाइंट हो गया ने से, तो ने हो गया कर्ता कारक। तो इस प्रकार से जैसे वैशाली ने यह कहा था, माताजी ने कुत्ते पाले हैं, तुमने क्या किया, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, रविंदर ने चुप रहना सही समझा, प्रतिलिपि ने प्रतियोगिता शुरू की है। तो इस तरह के उदाहरण किसके हैं, कर्ता कारक के हैं। ठीक है, ये सारे जो कर्ता हैं नी के साथ, ने के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये सारे कर्ता कारक कहलाते हैं। ये उदाहरण है कर्ता कारक के। आगे चलते हैं, आगे कौन सा कारक है, आगे है कर्म कारक। कौन सा कारक, कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, इस प्रकार का कारक होता है। कर्म कारक इस प्रकार का कारक है, क्रिया पर प्रभाव डालता है। इस पर कर्म कारक इस प्रकार का कारक है जो क्रिया पर प्रभाव डालता है, इस कारण इसे कर्म कारक कहा जाता है। कर्म कारक क्रिया पर प्रभाव डालता है, इस कारण से इसे कर्म कारक कहा जाता है। इसे को इसका चिन्ह माना जाता है। ठीक है, जैसे धीरज को मारा, किसको मारा, धीरज को, तो कर्ता यह धीरज है और मार कौन खाए, धीरज ही खाया। तो ये जो मार खाना होता है उस पर क्रिया पे प्रभाव डाल रहा है, तो इस कारण ये जो उदाहरण है वो कर्म कारक। कर्म, धीरज को मारा, निखिलेश को ये दे दो, राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलाई, जामवंत हनुमान को कुछ याद दिला रहे थे, सुमन कानपुर जा रही है। यहाँ पे जो को है ना का लोप हो चुका है। तो इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, किंतु कहीं कहीं पर को का लोप होता है। ऐसे एवं इसके बिना ही जो वाक्य बनता है उसे कर्म कारक भी कहा जाता है। ठीक है, तो हर समय जो को है ना यूज नहीं होता है कर्म कारक, मगर कभी कभी लोप हो जाता है, तब भी वो कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्म कारक के बाद कौन सा कारक है, कर्म कारक के बाद कर्ण कारक है। कौन सा कारक, कर्ण कारक। कर्ण कारक किसे कहते हैं, कर्ण कारक क्रिया करवाने के समाधान। कर्ण कारक किसे कहते हैं, कर्ण कारक क्रिया करवाने के साधन को कहा जाता है। कर्ण कारक, कर्ण कारक क्रिया करवाने के साधन को कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पे वाक्य ले लेते हैं, नीता खिलौने से खेल रही है। ठीक है, नीता खिलौने से खेल रही है। यहां देखा जाए तो यहाँ पे जो नीता है कर्ता है एवं खिलौना जो है वो क्रिया है, खेलना जो है वो क्रिया है, और क्रिया को खेलने को कौन सा प्रेरित कर रहा है, खिलौना। ठीक है, तो क्रिया जो करने वाला क्रियान्वित वर्ड है वो खिलौना है, तो इस कारण से इसे कहते हैं कर्ण कारक। ठीक है, इस तरह के खिलौने ने इससे माध्यम से क्रियान्वित किया, इस कारण इसे कर्ण कारक कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण में लिख बताता हूं, आनंद ट्रेन से जा रहा है। आनंद ट्रेन से जा रहा है, तुम किससे मिलोगे, कौन से देश विश्व कप खेलेंगे, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है, कृष्ण को राधा से प्रेम है, मैं यह कलम से लिख रहा हूं, बाबा
कुल्हड़ में चाय पीते हैं। तो इस तरह के जो भी वाक्य आते हैं वो कर्ण कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कर्ण कारक के बाद कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में क्रिया को क्रियान्वित करने वाला व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व कर्ता कहलाता है, लेकिन वह जिस व्यक्ति, वस्तु अथवा तत्व के लिए ऐसा करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? के लिए होती है। ठीक है, धीरज के लिए खाना लाओ, ट्रेन के लिए पटरी बना रही है, वो दुबई के लिए रवाना हो गई, उत्तर के लिए पुस्तक लाइए, भूखों के लिए भोजन बनाओ, सर्दी से बचने के लिए रजाई ले जाओ या रजाई ले आओ। इस तरह के जो वाक्य होते हैं संप्रदान कारक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संप्रदान कारक के बाद कौन सा कारक है? अपदान कारक। कौन सा कारक? अपदान कारक। अपदान कारक किसी वस्तु से किसी अन्य वस्तु के विभाजन का बोध कराता है। क्या है अपदान कारक? किसी वस्तु से किसी वस्तु के विभाजन का बोध कराता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु के विभाजन का बोध कराता है, उसे कहते हैं आपादान कारक। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, पेड़ से फल गिरा। अब पेड़ एक अलग सब वस्तु है और फल एक अलग वस्तु है, दोनों को विभाजन कर दिया, तो इसको क्या कहते हैं? आपादान कारक। दोनों विभाजन हो गए, क्योंकि पेड़ अलग है फल अलग है, पर फल गिर गया, तो ये हो गया आपादान कारक के अंदर में। इस तरह के वाक्य आते हैं। और आपादान कारक के जो चिन्ह है से है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, नल से पानी गिर रहा है, मेरा घर वाहन वहां से दूर है। ठीक है, बादलों से बारिश हो रही है, टीना कुत्ते से डरती है। से सारे जगह लग रहा है से। तो आपादान कारक के जो चिन्ह है वो से है। कलाइयों से घड़ी गिर गई, मैं अपने अध्यापक से भय रखता हूं, मतलब डरता हूं। तो दोनों जो शब्द जुड़ा हुआ है से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के शब्द को या इस तरह के वाक्य क्या कहते हैं? आपादान कारक। आपादान कारक के बाद कौन सा कारक आता है? संबंध कारक आते हैं। संबंध कारक क्या कहलाता है? क्या होता है? संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम में संबंध दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संबंध कारक का प्रयोग किन्हीं दो तत्व, वस्तु अथवा व्यक्तियों के माध्यम के संबंध को दर्शाता है। इसके विभक्ति चिन्ह कई सारे हैं, जैसे वे, री, रा, की, के, का, रा, ये हैं। संज्ञा, लिंग या वचन के द्वारा इसकी विभक्ति को बदला जा सकता है। संबंध कारक के कुछ वाक्य मैंने ले रखा है, वो बताता हूं आपको। कानपुर शिवम का घर है। ठीक है, किसका घर है? शिवम का। तो का हो गया संबंध कारक, दोनों संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, वह मेरा पुत्र है, वह मेरा पुत्र है। उसके सर में दर्द है। जिसके सर में? उसके सर में दर्द है। तो दर्द और सर दोनों एक ही आदमी को हो रहा है, तो दोनों संबंध एक दूसरे को जुड़ रहा है, इसको कहते हैं संबंध कारक। उसके सर में दर्द है। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज है, मैं हिंदी का कवि हूं, वह सुरेश की कलम है, वह माही का बल्ला है, खेतों के मालिक आ रहे हैं। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब संबंध कारक के बाद चलते हैं आगे। उसके बाद कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक वाक्य में जिस शब्द द्वारा कर्ता के आधार का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर वाक्य में मैं घर में रहता हूं। ठीक है, मैं घर में रहता हूं। मैं एक कर्ता है, रहना क्रिया है, एवं घर में, ठीक है, कर्ता का आधार है। ठीक है, इस कारण से इस तरह के प्रयोग किए गया अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह मैं हूं।
ठीक है, में होता है। ठीक है, जैसे निखिलेश ने कलम बैग में रखी, निखिलेश ने कलम बैग में रखी, वह शाम को नहर किनारे गया था। ठीक है, मंदिर में दिया जल रहा है, रजाई पलंग पर रखी है, टोकरी में आम रखे हैं, पानीपत में अकबर का युद्ध हुआ था, दराज के अंदर क्या है। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो अधिकारक करण कारक के अंदर, अधिकरण कारक के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, संबोधन कारक। संबोधन कारक का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए किया जाता है। यह अक्सर चेतावनी देने, पुकारने, ध्यान हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, एक्सप्लेनेशन साइन होता है, की मात्रा माना जाता है। जैसे कि यह किसानों, हे किसानों लड़ो अपने हक के लिए, अरे सुनो, पुकारते हैं ना, अरे सुनो यहां चले आओ, श्रीमती जी अखबार दीजिए। आपने उसको क्या ध्यान हटाने के लिए क्या, या उसको ऑर्डर दिया, आपने पुकारा या मांगा। ठीक है, चेतावनी भी दिया। तो इस तरह से आप संबोधन कारक के अंतर्गत ही आते हैं सारे। सुनिए भैया 2 कप चाय दे दो, माता जी आप वहां सो जाइए, आजी आप कहाँ रहेंगे अब, अरे धीरज पढ़ना शुरू करो। इस तरह के जो वाक्य आते हैं संबोधन कारक के अंदर थे। ये कारक के लास्ट भाग थे। इसके बाद कोई भाग और नहीं बचा है। अब इसके बाद जो मैंने डाला है वो कुछ प्रश्न डाले हैं। ठीक है, जो ऊपर दिए गए सारे कारक और उसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। मुझे कमेंट के थ्रू इस सारे प्रश्न का उत्तर बताइए। राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध है। ठीक है, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस कारक का बोध कराता है, इसको हमें कमेंट के थ्रू बताइए। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, मछली पानी में रहती है। ठीक है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, तो ये भी हमें कमेंट के थ्रू बताइए। हमने आंसर आपको दे रखा है, ऑप्शनल आंसर भी दे रखा है, इसमें एक ही आंसर सही है, बाकी 2 आंसर गलत हैं। तो इसलिए आप प्रश्न को सही से पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए प्रश्न नंबर के साथ, जिससे हमें पता चल जाए कि प्रश्न नंबर 1 का आंसर कौन सा है, ABC में कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा थैंक यू, अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपको फिर से मैं ये वीडियो दोबारा से आपको बताऊंगा कि कहां कहां आपकी गलती हुई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जरूर आप दें मेरे साथ बन के। आगे चलते हैं। आगे कौन सी क्रिया है, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जांपल लेता हूं। प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं, वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं
जिसकी वजह से संज्ञा के दो और प्रकार बढ़ जाते हैं और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है? पशुत्व कहलाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा।
कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है? जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है। मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई। पढ़ना पढ़ाई। रोना रुलाई। दौड़ना दौड़। ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? अपना, अपनाना, निज, निजित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा? दूर, दूरी, समीप, समीपत्व। इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है? अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन, जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है। तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है, भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग, वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है,
लड़की खाती है, लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे संज्ञा के पहचान क्या है। अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय। अब प्राणीवाचक क्या होता है, वो शब्द जिससे किसी सजीव, वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का, गाय, रमेश, लड़का मतलब आदमी, वो सजीव है, गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में, जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो, वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा है, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव, निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके, या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है, संज्ञा है, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, दूध इसको गिनो भाई, कितने दूध है, किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं, जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए, ए बी सी डी। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा का भेद का शब्द है, ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सारे
जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक होता है। वाक की जो छोटी इकाई होता है ना, उसे क्या कहते हैं? उपवाक। उपवाक से जो छोटी इकाई होता है पदवंध होता है। पदवंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं। और अक्षर के जिस सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर भी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों को समूह को, जो वर्ण होते हैं उसके समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर उच्चारण के आधार पे स्वर है। अब लेखन के आधार पे स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन सा होता है? ट, ठ, ड, ढ, न। त
त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। य अंश वर्ग में होता है, अंश वर्ग में होता है य, र, ल, व। और उसमें होता है तालंश, मूर्धन्य, दंश और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे क्या है जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा। जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है, जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है, वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।